Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पर्यावरण अध्ययन को। यह पेपर आपका 29 दिसंबर 2022 का सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो समझते हैं किस तरीके के आपके ईवीएस में क्वेश्चंस बने थे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो लेवल है एग्जाम का थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन क्वेश्चंस यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट है चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसी में चेंजेस कर दिए गए हैं। तो समझते हैं किस तरीके का आपका पेपर आया था। मैं आपको जो आपके यह पेपर हुए थे 28 दिसंबर 2022 से होकर के आपके 7 फरवरी 2023 तक यह परीक्षाएं हुई थी। तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको इनको मेरे साथ पढ़ लेना है, समझ लेना है किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो समझते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपके साथ 2021 वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको भी डिस्कस करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है, आपको बताना है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं और सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य में बांस की डंडी को लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है, और ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं। तो यह राज्य आपको बताना है कहाँ का होता है। तो यह राज्य आपका मिजोरम का है, यह राज्य आपका झारखंड का है, यह राज्य आपका असम का है, या फिर आपका यह छत्तीसगढ़ का राज्य है। तो आपको बताना है कि यह राज्य है कहाँ का हो जाता है कि फसल पकने के बाद में क्या करते हैं, त्योहार मनाते हैं और वहाँ पे खाना बनाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और उसका वहाँ पे डांस भी करते हैं। तो आपको बताना है कि वह जो राज्य है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है वह आपका होता है मिजोरम। क्या हो जाता है, मिजोरम हो जाता है। और डांस की बात करते हैं तो डांस कौन सा होता है, तो वह आपका चिराऊ डांस होता है। कौन सा होता है, चिराऊ डांस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसके बारे में आपको विचार करना है, तो कौन सा इसमें सही होता है। तो आपको बताना है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन सी आता है कि इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। ऑप्शन डी आता है आपका कि इसके तने में पानी एकत्रित हो जाता है और लोग पतली पाइप के द्वारा इस पानी को वहां से निकाल के पीते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ई आता है कि वृक्ष छायादार नहीं है। तो आपको बताना है कि जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसके बारे में इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है खेजड़ी का वृक्ष। तो बिल्कुल बात सही है, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन बी में दे रखा है कि इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है, जब राजस्थान में पाया जाएगा यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाएगा तो इसमें पानी की आवश्यकता तो बिल्कुल होगी नहीं, यानी बहुत ही कम होगी। ऑप्शन सी आता है कि इसकी छाल की दवाई बनाने में काम आती है। जो छाल होती है इसकी दवाई बनाने में काम आती है। तो इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। तो यह बात भी आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। इसके तने में पानी एकत्रित हो जाता है और लोग पतली पाइप के द्वारा पानी पीते हैं। तो यह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये आता है आपका
कि यह वृक्ष होता है छायादार नहीं है, तो यह बात भी आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट सही हैं कि यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड आता है आपका कि इसकी छाल की दवाई बनाने में काम आती है और लकड़ी को क्या नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए बी सी आपके तीनों यहाँ पे यह सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। आपको बताना है कि पेट्रोलियम उत्पादों के समूह आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट आता है कि मोम, कोलतार और ग्रीस होता है, पेंट प्लास्टिक रेयन होता है, एलपीजी कोलतार नेथलॉन होता है, एथलॉन होता है। ऑप्शन 4 आता है केरोसिन, डीजल या मेथेन होता है। तो आपको बताना है कि जो पेट्रोलियम उत्पाद का जो समूह होता है क्या होता है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो मोम आ जाता है, बिल्कुल बात सही है। कोलतार भी होता है और ग्रीस भी होता है, तो यह इनका क्या हो जाता है, समूह हो जाता है। पेंट प्लास्टिक रियोन यह गलत हो जाते हैं। एलपीजी कोलतार एथिलॉन यह भी गलत होता है। केरोसिन, डीजल और मेथेन यहाँ पे यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि मोम, कोलतार और ग्रीस होता है, यह आपका क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पादों का एक समूह होता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि किसी एडवोकेट का घर कहाँ पर है, एक्स पर है, और कोर्ट कहाँ पर है, वाई पर स्थित है। तो एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। तो फिर आपको बताना है कि बी पर जाते हैं और ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। तो फिर वह सी पर जाते हैं और बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। तो अंत में वह वाई के कोर्ट पहुंचते हैं, यानी कि वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं। तो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। तो कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की आपको दिशा बतानी है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो आपको बताना है कि एडवोकेट के घर की जो दिशा है कौन सी हो जाती है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि एक्स पर है और वाई पर वहाँ पे स्थित है, तो एडवोकेट के घर से जाने का कोई यहाँ पे सीधी सड़क नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर। हम यहाँ से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि एडवोकेट पहले ए पर जाता है और जो कहाँ पे जाता है, एक्स के ठीक पूरब में जाता है। तो आपको कहाँ पे समझ लेना है, इस तरीके से आपकी दिशा होती है। तो पूरब इधर को होता है, उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम यहाँ पे होता है और दक्षिण आपका नीचे हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम समझते हैं इन दिशाओं के बारे में। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि कहाँ पर है, ए पर जाते हैं और कहाँ पे, एक्स के ठीक पूरब में है। ए पर जाते हैं, ए कहाँ पर है, एक्स के ठीक पूरब में है। तो एक्स आपका यहाँ पे हो गया। पूरब की बात करते हैं तो हमको इधर को जाना होता है, एक्स आपका यहाँ पे हो गया। पूरब की बात करेंगे तो हम पूरब में चलेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, ए आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। एडवोकेट ए पर जाता है और एक्स के ठीक पूरब में कितना चलता है, वह आपका 100 मीटर चलता है। कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। यहाँ तक बात क्लियर। 100 मीटर हमने चला दिया। फिर वह बी पर जाता है, कहाँ पे जाता है, बी पर जाता है, जो ए के कहाँ पर है, ठीक दक्षिण में है। कहाँ पे जाता है, दक्षिण में जाता है, यानी कि हमने बात की यहाँ पे नीचे जाता है। यहाँ पे आपका बी पॉइंट आ गया। और बात करते हैं तो उसने दूरी कितनी तय की, तो 500 मीटर की यहाँ पे उसने दूरी तय कर ली। कितनी दूरी तय कर ली, 500 मीटर की दूरी तय कर ली। फिर वह सी पर जाता है, कहाँ पे जाता है, बी के बाद में सी पर जाता है। तो यहाँ पे हम सी पर चलेंगे इधर को। तो वह ठीक कहाँ पर जाता है, बी के ठीक पश्चिम में जाता है। तो बी का ठीक पश्चिम इधर को हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। तो कितना चला वह, 50 मीटर चला। कितना चला, 50 मीटर वह चल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कम, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ तक आपकी जो रेंज थी कितनी थी, 100 थी। तो वह कितना चला है, पश्चिम में 50 चला है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमने 50 चला दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको दे रखा है और अंत में वाई कोर्ट पर पहुँचते हैं। यहाँ तक वह वाई कोर्ट पर पहुँच जाता है। जो
जो सी के कहाँ पर है, ठीक उत्तर में है। सी के कहाँ पर है, उत्तर में है, तो उत्तर आपका सी का किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। 60 मीटर की दूरी पर है, कहाँ पर है, 60 मीटर की दूरी पर यहाँ पे आपका कोर्ट आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दे रखा है कि कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा बतानी है। तो यहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यह जो दिशा है आपकी कौन सी हो जाती है, तो आपको इस दिशा के बारे में बताना है जो आपकी ऊपर होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। इस तरीके से, तो यह आपकी यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपका पूरब था, ऊपर आपका उत्तर आता है, यहाँ पे आपका पश्चिम आता है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, नीचे दक्षिण आ जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 60 मीटर पे यहाँ पे क्या आ जाता है, उसका एडवोकेट का यहाँ पे जो घर आ जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दिशा थी, यानी कि जो एडवोकेट का क्या था, यहाँ पे हाई कोर्ट या कुछ भी हो, यहाँ से यहाँ तक चला, तो इस दिशा के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपकी यहाँ से जो चलेगी दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर को, यहाँ पे आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। आपको समझना है इस क्वेश्चन को, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपकी जो दिशा है कौन सी हो जाएगी, तो दिशा आपकी यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको समझ में नहीं आया दोबारा से समझाती हूँ कि एडवोकेट के पहले कहाँ पे जाता है, एक ही तरफ जाता है, पूरब में एक ही तरफ, यहाँ से चला था एक ही तरफ, फिर उसके बाद में नीचे आता है, फिर उसके बाद में यह इधर को जाता है 50 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे 60 मीटर तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बतानी है आपको, यानी कि दूरी नहीं, आपको दिशा बतानी है, तो यह आपकी दिशा कौन सी हो जाती है, इधर को आपकी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि कोई लड़का वलसाड से नगर कोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2020 को एक ट्रेन में सवार हुआ था। यह ट्रेन 17:30 पर वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी इतनी है, तो किलोमीटर आपको यहाँ पे, तो ट्रेन की आपको क्या बतानी है, यहाँ पे आपको ट्रेन की औसत चाल बतानी है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो समझते हैं। हम बात करते हैं कि लड़का कहाँ से चला था, वलसाड से नगर कोइल की तरफ जाना उसने स्टार्ट किया। तो कब गया था वह, 12 सितंबर 2022 को। ठीक, 2022 को चला था, 12 सितंबर 2022 को यहाँ से वह चला। और वह ट्रेन है 17:30 पर वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को वह 5 बजे कहाँ पे पहुँच जाती है, नगर कोइल पहुँच जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कब पहुंची है, 12 को चली थी यहाँ से और 14 को पहुंचती है। यहाँ तक बात क्लियर, 12 को चली थी और वह 14 सितंबर को पहुंचती है। फिर हम समझते हैं कि यहाँ पे जो ये चली है, जो दूरी है, यह कब चली थी, 17:30 पे चली है, 17:30 पे चली है। इसकी बात करते हैं तो कब पहुंच गई है, 5 बजे पहुंच गई है। तो आपको इसमें बताना है कि इसको जो समय लगा है, कितना समय लग गया है, तो समझते हैं। तो 12 सितंबर को चली थी, तो 12 सितंबर के बाद आपका क्या आ जाएगा, 13 सितंबर आ जाएगा। 13 सितंबर आने पर आपका जो टाइम होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 घंटे हो जाएंगे। 13 सितंबर को 17:30 पर आपके कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। फिर आपका 14 सितंबर आता है, 13 सितंबर के बाद में आपका क्या आ जाएगा, 14 सितंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 17:30 से आपको टाइम लगाना है। तो 17:30 को आप यहाँ पे साइड में रख दीजिए। यहाँ पे आपके 18 बज गए। तो 18 बजने के बाद में आपको लगाना है कि आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक, यहाँ तक 24 आपके कितने बज गए, 12 बज गए। फिर 25 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपके टोटल कितने घंटे हो गए, यहाँ पे आपके 11 घंटे हो जाते हैं। 11 घंटे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। 30 मिनट ये रही, आप 30 मिनट को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो आपका जो घंटा होता है, जो समय होता है, कितना हो जाता है, आप इसको टोटल करेंगे
यह आपकी 30 मिनट हैं, बाकी आपके यह क्या हैं, घंटे दे रखे हैं यहाँ पे। तो 24 घंटे और 11 घंटे को आपको जोड़ना है। तो 11 घंटे और 24 घंटे आपके कितने घंटे हो जाते हैं, तो 5 और यहाँ पे 3, 35 घंटे प्लस में आपके क्या दे रखी है, 30 मिनट दे रखी हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 35 घंटे 30 मिनट आपके यहाँ पे जो समय लग जाता है पहुँचने में। यहाँ तक बात क्लियर। 35 घंटे 30 मिनट पहुंचने में क्या लग जाता है, उनको समय लग जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक मैं इसको मिटा देती हूँ, आगे समझते हैं। तो 35 घंटे और इसमें 30 मिनट लग जाती हैं। तो अब हम आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम 35 घंटे को यानी 30 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो हम जब इसमें गुणा करेंगे, 35 दूनी क्या होता है, 70 होता है, प्लस में 1 आ जाएगा तो 71 हो जाएगा। 71 बटे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। 71 बटे 2 घंटा आपका यहाँ पे यह समय लग जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं, इसमें पूछा है कि ट्रेन की औसत चाल आपको बतानी है। तो औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसको हम रख देते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कितना समय लगा, 71 बटे 2 घंटे लगा था। तो यहाँ पे अब हम करते हैं इसको, 71 बटे 2 घंटे लगा था। यहाँ पे आपको किलोमीटर में दूरी कितनी दे रखी है, यह दूरी दे रखी है आपको। तो जब हम इसको करते हैं तो 71 बटे 2 को हमने 2 को यहाँ पे ऊपर लिख दिया, 71 को हमने यहाँ पे लिख दिया। जब हम इसको काट देते हैं, इसको हम काट देंगे तो आपका यहाँ पे इसको काट पीट करने के बाद में क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे काट पीट करने के बाद में आपका 58 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या निकल के आ जाएगा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल के आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, दोबारा समझाती हूँ अच्छे से कि आपका यहाँ पे जो ट्रेन चली थी 12 सितंबर को चली थी, 17:30 पर चली थी आपकी, यानी कि यह शाम के 5:30 बजे चली थी, ठीक। और 14 सितंबर 2022 को 5 बजे पहुंच गई, यानी कि वह सुबह के 5 बजे पहुंच गई, ठीक। आपको समझना है, यह दूरी दे रखी है और आपको औसत चाल बतानी है इसकी। तो कैसे करना है, यह जो समय लगा है 12 सितंबर 2022 से लेकर 14 सितंबर 2022 तक का, तो इस समय को हमें क्या करना है, इस समय को हमें जोड़ लेना है। इस समय को हमें जोड़ने के बाद में हमारा क्या आया, 35 घंटा 30 मिनट आया। 35 घंटे 30 मिनट को हम 35 बटे 2 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो 35 दूनी 70 और 1 71 बटे 2 हो जाएगा आपका। इसको हम करते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से हमें करना है। तो इसको हम करते हैं, तो इसको हम काट पीट कर देंगे तो आपका यहाँ पे 58 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्या होता है, सीटेट के एग्जाम में फिक्स है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगाजल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है, आपको बताना है। तो जल शक्ति नमामि गंगे होता है, गंगा आमंत्रण अभियान यानी जल शक्ति होता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान होता है, नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान होता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगाजल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, गंगा एक्शन प्लान है, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान है, यह स्वच्छ करने के लिए एक बहुत अच्छा क्या है, विकल्प हो जाता है। बाकी आपके यह गलत हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि भोजन के निम्नलिखित में से समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन संबंध स्रोत हैं, आपको बताना है। तो यह आपके अंडे, दालें और मछली होती है, बादाम, मक्का और दूध होता है, संतरा, मक्खन, अंडे होते हैं, दही, दूध और चावल होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आपका क्या होता है। तो प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत हो जाता है आपका अंडे होते हैं, दालें होती हैं और मछली होती हैं। यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। और बात करते हैं, प्रोटीन सोयाबीन में भी होती है,
सोयाबीन में भी होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए, यानी कि आपको युग्म चुनना है कि हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर है। तो आपको बताना है कि हमारा जो देश है इसमें एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मिजोरम और झारखंड है, बिहार और नागालैंड है। तो आपको बताना है कि एक क्या है, राज्य है, और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों का युग्म बना हुआ है। तो आपको बताना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका राज्य हो जाता है। पुडुचेरी की बात करते हैं, यानी कि पांडिचेरी की बात करते हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके यहाँ पे दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों यह आपके राज्य हो जाते हैं। तो यह आपके यहाँ पे गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। कहाँ पर है, जो समुद्र का तट है बंगाल की खाड़ी पर है। तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु होता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और कर्नाटक होता है। पश्चिम तमिलनाडु और गुजरात होता है। तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें आपको बताने हैं कि कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश होता है, ओडिशा है और आपका तमिलनाडु है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और कर्नाटक होता है। पश्चिम तमिलनाडु और गुजरात होता है। तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि जो आंध्र प्रदेश होता है, ओडिशा होता है और तमिलनाडु होता है, यह आपके कहाँ पर हैं, तो यह आपके बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। यह आपके बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होता है। गुजरात, राजस्थान और बिहार होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड होता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हो जाते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होता है। गुजरात, राजस्थान और बिहार होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड होता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होता है। यानी कि जो मैप होता है आपका, मैप से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है, मैप को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य के बारे में बताना है। तो उत्तर प्रदेश होता है, बिल्कुल बात सही है। छत्तीसगढ़ भी होता है और महाराष्ट्र भी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि आपका मध्य प्रदेश के समीपवर्ती 3 राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, बिहार यह नहीं होता। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड यह नहीं होता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा यह भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होता है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों के द्वारा जनित हैं। आपको बताना है। तो निमोनिया होता है, डेंगू होता है, खसरा होता है या मलेरिया होता है। तो आपको इसमें सही विकल्प चुनना है। तो बताइए, ए बी होता है, बी सी होता है, बी डी होता है या फिर आपका ए डी होता है। जो आपका रोग होता है किससे होता है, मच्छरों से होता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो आपका मच्छरों से फैलता है तो वह आपका निमोनिया होता है। तो यह बात आपकी गलत है, मच्छरों के द्वारा निमोनिया नहीं फैलता है। मच्छरों के द्वारा डेंगू फैलता है, यह बात आपकी सही है कि मच्छरों के द्वारा क्या फैलता है, डेंगू फैलता है। खसरे की भी बात करते हैं तो खसरा है आपका मच्छरों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं फैलता है। अब हम बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया भी आपका क्या फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो आपका यहाँ पे
यह जो निमोनिया है यह नहीं फैलता मच्छरों के द्वारा, डेंगू फैलता है, खसरा नहीं फैलता, और यह मलेरिया है यह भी फैलता है। तो आपका यहाँ पे बी और डी सही आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए बी गलत है, बी सी गलत है, ए डी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि जो आपका बी और डी है यह क्या है सही हो जाता है, क्योंकि जो आपका मच्छरों से फैलता है डेंगू फैलता है, और आपका मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, निमोनिया खसरा आपका मच्छरों से नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, किसी पारतंत्र में निहित है आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर की से मिलाई हुए सभी क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इनको। कि किसी पारतंत्र में निहित है आपको बताना है कि एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी होते हैं, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक होते हैं, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों होते हैं, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक होते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि पारितंत्र में क्या निहित होता है। पारितंत्र के बारे में बताना है तो क्या निहित होता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपका इसका सही आंसर कि जीवित प्राणी होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, जीवित और भौतिक कारक दोनों होते हैं, या फिर आपका अपघटक और भौतिक कारक होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। पारतंत्र की बात करते हैं तो इसके बारे में जो शब्द दिया था कब दिया था, तो यह शब्द आपका एजी टांसले ने दिया था। किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था, एजी टांसले ने दिया था। और कब दिया था, तो सन बात करते हैं सन 1935 में दिया था। एजी टांसले ने 1935 में दिया था। जीवित प्राणी और भौतिक कारक यह आपके दोनों इसमें क्या हो जाते हैं, निहित हो जाते हैं। पारितंत्र में क्या हो जाते हैं, निहित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका कि राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। आपको बताना है कि राज्य हैं और नृत्य हैं, कौन से राज्य में कौन सा नृत्य होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका एक सही और गलत दे दिया है, तो आपको इसमें बताना है कि दोनों सही होते हैं, यानी कि इस राज्य में यह वाला डांस होता है, नृत्य होता है। तो आपको बताना है कि कर्नाटक में क्या होता है, कथक होता है, या फिर आपका तमिलनाडु में लावड़ी होता है, असम में बुइया होता है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। तो आपको इसका सही युग्म बताना है। तो कथक होता है आपका कर्नाटक में नहीं होता, जो तमिलनाडु लावड़ी नहीं होता है, असम में बुइया नहीं होता। इसका सही आंसर होता है आंध्र प्रदेश में आपका क्या होता है, आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर कि जो आंध्र प्रदेश में आपका नृत्य होता है कौन सा होता है, कुचिपुड़ी नृत्य होता है। अब हम बात करते हैं राज्य और नृत्यों के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो कथक होता है यह कहाँ का होता है, कहाँ पे होता है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में होता है। कथक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में होता है, आपको ध्यान में रखना है। लावड़ी की बात करते हैं तो यह आपका कहाँ पे होता है, यह आपका महाराष्ट्र में होता है। लावड़ी कहाँ पे होता है, यह आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। बुइया की बात करते हैं तो यह आपका कहाँ पे होता है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का होता है कौन सा होता है, कुचिपुड़ी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को कि जो कथक होता है आपका कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। लावड़ी आपका महाराष्ट्र में होता है। बुइया आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में आपका क्या होता है, कुचिपुड़ी होता है। डांस से आपका एक क्वेश्चन बनना क्या है, फिक्स है, आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाघर गैस नहीं है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा है आपसे। क्या पूछा है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गैस नहीं है। तो CO2 नहीं है, N2 नहीं है, N2O नहीं है, या फिर CH4 नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि यह गैस है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो N2 गैस होती है यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है आपकी, N2O आपकी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 आपकी ग्रीन हाउस गैस है,
O3 है आपकी, यह भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि N2 है, यह आपकी कैसी गैस नहीं है, पौधाघर गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि ओजोन की परत के यानी कि जो अवक्षय को निम्नलिखित में से 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र यानी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो क्योटो संलेख कहा जाता है, मॉन्ट्रियल संलेख कहा जाता है, पेरिस संधि कहा जाता है, या फिर आपका दोहा संधि कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है। जो आपकी संधि हुई थी 1987 में हुई थी, तो इसको क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल संलेख कहा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यह जो हस्ताक्षर किए गए थे, कहाँ पे किए गए थे, तो यह आपके कनाडा में किए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह आपकी ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहाँ पे क्या हुआ था, संधि हुई थी, समझौता हुआ था। तो यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे कनाडा में, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है, और आपको ध्यान रखना है आज क्या है, आज आपका 5 जून है। आपको ध्यान रखना है 5 जून है, और आज क्या है, पर्यावरण दिवस है। आज क्या है, आज आपका पर्यावरण दिवस है। आपको ध्यान में रखना है 5 जून को क्या होता है, आपका पर्यावरण दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि ईबीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। आपको बताना है कि ईबीएस में नैदानिक परीक्षण है, वह शिक्षक की क्या सहायता कर सकते हैं। तो वह आपका विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, ईबीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, ईबीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ए और सी होता है, ए और बी होता है, बी और डी होता है, या फिर बी और सी होता है। इसका आपको सही आंसर बताना है कि ईबीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको सही आंसर बताना है। तो ईबीएस में बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, यह आपका बिल्कुल गलत है, नैदानिक परीक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट आता है कि ईबीएस में शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों का सामना की गई जो समस्या है उनका आकलन करने में, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे यह बात सही है, यह गलत हो जाती है। विद्यार्थियों के अधिगम की गति के आकलन में, यानी कि बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, सीखने की जो गति है उसके आकलन करने में, यह आपका सही होता है। तो यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ईबीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बी और डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कि जो ईबीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा जो सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, और ईबीएस में विद्यार्थी को कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, ऑप्शन नंबर बी और डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। आपको बताना है कि शिक्षकों का उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, या शिक्षण में कमियों को पहचानने में, या रिपोर्ट कार्ड बनाने में, या विद्यार्थियों के अधिगम के अंतराल को ज्ञात करने में आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, या फिर आपका ए सी डी सही है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है किस पर, प्राथमिक स्तर पर। तो इसका सही आंसर आपको बता देना है क्या हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसका सही आंसर की। तो यह आपका यहाँ पे कि शिक्षकों का उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि देने की बात करते हैं। तो फीडबैक की आपकी यहाँ पे बात हो रही है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। शिक्षण में कमियों को पहचानने में, बिल्कुल बात सही है। शिक्षण में जो कमियां आ रही हैं उनको पहचानने में, बिल्कुल बात सही है। रिपोर्ट कार्ड बनाने में, यह आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम के अंतराल ज्ञात करने में, यानी कि अधिगम यानी सीखने के अंतराल को ज्ञात करने में, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए, बी और डी सही आंसर हो जाता है।
ए, बी और डी आपका यहाँ पे सही होता है। आपको देखना है कौन से ऑप्शन में है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है कि ए, बी, डी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर होता है। रिपोर्ट कार्ड बनाने में यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निर्माणात्मक आकलन के बारे में पूछा है प्राथमिक स्तर पर। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपेक्षित शिक्षण सामग्री है, आपको बताना है। चार्ट है, स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है या फिर एपिडस्कोप है, आपको बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या सही आंसर हो जाता है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी एक क्या है, अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, यह आपका क्या हो जाती है, चार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसके उदाहरण की हम और बात करते हैं तो यहाँ पे आपका चार्ट हो गया, पोस्टर की बात करते हैं, फ्लैश कार्ड की बात करते हैं, फ्लैश कार्ड की बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं और चित्र की बात करते हैं। तो यह आपका यहाँ पे यह जो सामग्री है यह आपकी अपेक्षित शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन के द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है, आपको बताना है कि वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है, या फिर आपका बताना है कि वह विद्यार्थी को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन के द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है, या वह संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार को जानना चाहता है जिससे वह सही मार्गदर्शन कर सके। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है कि रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया है। तो अपनी कक्षा में रोहन के द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका सही आंसर होता है कि विद्यार्थी को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति क्या बनाना, संवेदनशील बनाना वह चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि समाज के जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना, यह गलत हो जाता है। विश्वास स्तर पर ऊपर उठाना चाहता है, ऐसा नहीं है। मार्गदर्शन कर सके, यह भी यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ जाता है कि ईबीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ईबीएस की जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वह बनाई गई है। आपको बताना है कि अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में या अधिगम के सामाजिक रचनात्मक के परिप्रेक्ष्य में। आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताना है कि जो ईबीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा है यह बनाई गई है। तो इसका सही आंसर होता है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, यह गलत होता है। अधिगम के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं है, अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में यह भी नहीं है, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर कि जो अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आपको बताना है कि ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, भूमिका निभाने से या फिर कठपुतलियों के उपयोग से या समूह कार्य से। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर है किन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, इसकी बात की गई है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करने से बचना चाहिए। बच्चों को हमें डिस्करेज नहीं करना है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे हमें प्रश्न पूछें, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है इन
इन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। भूमिका निभाने से यह आपका गलत होता है, समूह कार्य से यह आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर कि प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से हमें बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, यानी कि आपको बच्चों के बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छे से बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। केवल ही आ जाए वहाँ पे, वह भी आपका गलत हो जाता है। ही आ जाए यह आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। आपको बताना है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 आता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो किन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, उप विषयों का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय मुद्दों में अंतराल पृष्ठ प्रदान करें। यह बात आपकी क्या हो जाती है, यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। दिलचस्प तरीके से ईवीएस सिखाने के लिए यह गलत होता है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर कि तत्काल पर्यावरण को बेहतर समझ विकसित करने के लिए यह आपका क्या होता है, उप विषय का चयन किया जाता है। उप विषय का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप विषय नीचे दिए गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खाने के आघात का सामना किया गया है। तो आपको बताना है यात्रा होता है, आश्रय होता है, कार्य और खेल होता है, या फिर आपका पानी होता है। यहाँ पे बताया गया है आपको कि उप विषय में नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है और उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खाने के आघात का सामना किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का सही आंसर बताना है, वह आपका क्या कहलाता है, आश्रय कहलाता है, शेल्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि घर की बात की गई है। आश्रय का मतलब होता है आपका आवास, इसको हम शेल्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी हो सकती है। आपको बताना है कि ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के लिए शिक्षण में सबसे उपयुक्त जो रणनीति होती है, चर्चा होती है, सर्वेक्षण और चर्चा होती है, साक्षात्कार होता है, या फिर आपका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको आंसर बताना है। आपको बेहतर से बेहतर आंसर ढूंढना होता है। चर्चा करना आपका सही है, लेकिन इससे बेहतर यहाँ पे सर्वेक्षण और चर्चा दिया गया है। साक्षात्कार गलत है, प्रयोग गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि सर्वेक्षण और क्या होता है, चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है। तो प्रासंगिक अनुभव होता है, अमूर्त अनुभव होता है, वैश्विक से स्थानीय अनुभव होता है, समावेशी अनुभव होता है। तो आपको बताना है समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव है, वह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वह आपका क्या कहलाता है, प्रासंगिक अनुभव कहलाता है। अमूर्त अनुभव गलत होता है। स्थानीय अनुभव, समावेशी अनुभव यह आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं। यानी कि आपको बताना है कि समग्र समझ को विकसित करने के लिए कौन सा अनुभव है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वह आपका प्रासंगिक अनुभव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रासंगिक अनुभव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि ईबीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
तो भागीदारी होती है, नेतृत्व होता है, सहयोग होता है या फिर हदबंदी होती है। आपको बताना है कि ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यह आपकी भागीदारी होती है, गलत है। नेतृत्व होता है, बिल्कुल गलत है। सहयोग होता है, यह भी गलत है। यह आपकी हदबंदी होती है। क्या होती है? हदबंदी होती है। यहाँ पे दे रखा है कि शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है? तो सहयोग का हिस्सा आपकी हदबंदी है, वह नहीं होती है। भागीदारी आपकी हिस्सा होती है, नेतृत्व होता है, सहयोग होता है, लेकिन हदबंदी आपका हिस्सा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? तो बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग करना, साक्षात्कार करना, सर्वेक्षण करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनाओं पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर को क्या करता है? प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि बच्चों को लोकगीत सुनाने व गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग करना, साक्षात्कार करना या सर्वेक्षण करना। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों को लोकगीत सुनाने और गाने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। प्रयोग करना यह गलत है। साक्षात्कार, सर्वेक्षण यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि ईबीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? आपको बताना है। तो यह आपकी समूह चर्चा होती है, प्रदर्शन होता है, व्याख्यान होता है या फिर आपका फिल्म शो होता है। तो प्रभावी की बात की गई है, इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाता है कि ईबीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? तो वह आपकी क्या हो जाएगी? समूह चर्चा हो जाएगी। समूह चर्चा की बात होती है, हमेशा आपका सही आंसर होता है। प्रदर्शन आपका गलत हो जाएगा, व्याख्यान, फिल्म शो यह आपके नेगेटिव हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है, ईबीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? आपको बताना है। वह आपका अवलोकन कौशल कहलाता है, वह आपका याद रखने का कौशल कहलाता है, दृश्य कौशल कहलाता है या पहचानने का कौशल कहलाता है। तो आपको बताना है कि कक्षा में, ईबीएस की कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल का आयोजन करके विकसित किया जाता है? तो वह आपका अवलोकन कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह आपका अवलोकन कौशल कहलाता है। आपको जहाँ पे ऑप्शन में अवलोकन से संबंधित चीज़ें दिख जाएं वही आपका राइट आंसर हो जाता है। याद रखने का कौशल गलत हो जाएगा, दृश्य कौशल गलत है, पहचानने का कौशल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कक्षा में ईबीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? आपको बताना है। समूह चर्चा से बचना चाहिए, स्कूल आधारित आकलन से बचना चाहिए, विद्यार्थियों के द्वारा सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए या सामुदायिक स्थानों का भ्रमण करने से बचना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा है किन चीज़ों से बचना चाहिए ईबीएस का संपादन करते समय एक शिक्षक को। तो समूह चर्चा आपका पॉजिटिव होती है, सही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपसे बचना चाहिए यह पूछा है, तो स्कूल आधारित यह आपका पॉजिटिव होता है। यह भ्रमण करना भी आपका ईबीएस में पॉजिटिव हो जाता है, यह नेगेटिव हो जाता है। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि विद्यार्थियों के द्वारा सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका नेगेटिव होता है, इसलिए आपका यहाँ पे सही होता है। मैंने आपको यहाँ तक 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको सभी को डिस्कस करा रही हूँ आपके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैंने आपके जो 28 दिसंबर 2022 से जो प्रीवियस ईयर पेपर अपना
आपका जो स्टार्ट हुआ था, यह आपके 7 फरवरी 2023 तक परीक्षा चली थी। तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। सभी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपको इनको अच्छे से कर लेना है। यह आपने कर लिए तो आपका एग्ज़ाम है वह क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बस आपको प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से फॉलो करना है, समझना है कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं। मैं आपको साथ ही साथ हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें समझा के चलती हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेना। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।